हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का पाठ 2 तलाश की पुनरावृत्ति करेंगे। तलाश पाठ जो है वह इसके माध्यम से नेहरू जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता। यदि हम 5000 सालों के पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत ने मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई। अब पाठ का सारांश है, संक्षेप में बता दूं कि पाठ में भारत की अतीत की झांकी दी गई है कि नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से ये कहते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनके प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता था कि आखिर भारत क्या है, यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। भारत उनके खून में रचा बसा था। उन्होंने भारत की विशेषताओं का भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा था। क्या अब वह अपनी शक्ति को खो दिया है? इतना विशाल जनसमूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। यह इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता है? उस समय नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पहले का बताया गया है। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका ठेठ भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। नेहरू जी ने आने वाले विदेशी विद्वान यात्री को चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमालय पर्वत व उससे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। वे हिमालय में भी घूमते रहे, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है। पहाड़ों के प्रति विशेष रूप से कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव था। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। इंडस या सिंधु के नाम से हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। यमुना के चारों ओर नृत्य उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। भारत की नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारत की गाथा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। ये इसके पश्चात जो है पाठ का हम लोग पठन पाठन करेंगे और उसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। ठीक है। अब पाठ 2 तलाश। भारत की तलाश जो है वह पुस्तकों में अलग अलग ढंग से कही गई है। इसमें लेखक कहते हैं,
मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। समृद्धि का अर्थ है संपन्नता। समृद्धि जिसका अर्थ है संपन्नता। ठीक है, समृद्धि का अर्थ है संपन्नता। तेजस्वी भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। दास्तान मतलब कहानी। दास्तान का अर्थ होगा विवरण या कहानी। ठीक है, दास्तान का अर्थ है विवरण या कहानी। छोड़ गए थे। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय तक पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध था और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति भी मेरे मन में और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। यहाँ नदियों के बारे में कहा गया है रमणीय मतलब सुंदर। रमणीय का अर्थ है सुंदर। ठीक है, रमणीय का अर्थ है सुंदर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये नदियाँ हैं ये बड़ी ही सुंदर पहाड़ों, जंगलों और भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहती हैं। यहाँ यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक गाथाएं एकत्र हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की गंगा नदी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। तादाद का अर्थ है संख्या। लाखों की तादाद का अर्थ है संख्या। माने इन नदियों ने अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, तो इतिहास राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है और प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं भी हैं। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों का अर्थ है खंडहर। भग्नावशेषों
का अर्थ है खंडहर। भग्नावशेषों का अर्थ है खंडहर। ठीक है। को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों, भित्ति बोलते हैं दीवार पर अंकित जो चित्र होते हैं उसे भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है। भित्ति यानी दीवार, और भित्ति चित्रों यानी कि दीवार पर अंकित चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है। अन्य स्थानों को अजंता एलोरा एलिफेंटा देखा। अजंता एलिफेंटा एलोरा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत पहाड़ियों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत की अतीत की कहानी कह रहा है। मैं अपने ये लेखक ये बता रहे हैं कि मतलब वो जगह जगह घूम कर के भारत के पुराने जो या माने भारत के पुराने जो पुराना अतीत है, जो अतीत के बारे में जो कहानियाँ हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। मैं अपने शहर इलाहाबाद में भी फिर हरिद्वार में महान स्थान कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। उनका जो निवास स्थान है इलाहाबाद, वहाँ पे वे और हरिद्वार भी वे जाते हैं और देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में किस तरह से लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए गंगा भारत के सभी कोने से आते हैं। पुरखे का अर्थ है पूर्वज। ठीक है। पुरखे का अर्थ है पूर्वज, मतलब आज भी लोग उसी तरह गंगा स्नान करने आते हैं जैसे लोगों के पूर्वज इसी गंगा में स्नान करते थे लाखों हजारों साल पहले, और वो मान्यता अभी भी चली आ रही है। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोने से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। गोकी उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। गुम हो जाना यानी कि खो जाना, मतलब कि 1300 साल पहले जो चीनी यात्री आए, उन्होंने इसी तरह के गंगा के मेले के बारे में, पर्वों के बारे में उन्होंने वर्णन किया अपनी पुस्तकों में। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय भी ये जो मेले हैं ये पुराने पड़ चुके थे, मतलब कि उसके पहले से ये परंपरा चली आ रही है। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदियों की ओर खींचती रही है। हैरत का अर्थ है आश्चर्य, है ना। हैरत का अर्थ है आश्चर्य। कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि कौन सी वो प्रबल आस्था थी। आस्था यानी कि विश्वास, वो कौन सा मजबूत विश्वास था जो हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है, अनगिनत पीढ़ियों से इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती चली आ रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अंतर्दृष्टि मन की आंखों से देखने को कहते हैं अंतर्दृष्टि, मतलब कि हमारी जो उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन की पृष्ठभूमि जो थी, मतलब किस आधार पे उन्होंने अध्ययन किया अपने भारत के पुराने अतीत का, इतिहास का, और साथ साथ जो यात्राओं को उन्होंने किया और जानकारी उन्होंने ली, उन यात्राओं ने और उस अध्ययन ने उन्हें अंतर्दृष्टि थी, मन की आंखों से देखने की दृष्टि का ज्ञान दिया, की शक्ति दी। मन की आंखों से देखने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। मेरे मन में आज की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा।
अब उनके मन में जो एक छवि थी अपने अतीत की, वो धीरे धीरे सच्चाई के रूप में प्रतीत होने लगा कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जाते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। कह रहे कि हम लोग के जो पूर्वज हैं इसी धरती पे आबाद हुए, मतलब इसी में पले बढ़े और इसी में उन्होंने अपने जीवन की खुशियों को बिताया, अपने दुख के समय बिताए, हंसते रोते थे, माने कि सुख और दुख को झेला, प्यार करते थे, माने लोगों से आपस में प्रेम सद्भाव की भावना थी, पीड़ा भोगते थे और सब एक दूसरे अपने मन की पीड़ा, अपनी स्वयं की पीड़ा भोगते थे और दूसरे के साथ दूसरे की पीड़ा में संवेदना जताते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो जीवन के बारे में जानते थे, जीवन को समझते थे। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे हैं और जो उन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की, हासिल की, उससे अनेक चित्र जो उनके मन में भरे हुए हैं, मतलब उनकी छवि उनके मन में अंकित हो गई है। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था और जो आज तक उन्होंने अध्ययन किया, जो उन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की अध्ययन के आधार पे, तो वे जहाँ भी जाते थे उसे संबद्ध माने संबंधित जो चित्र हैं स्वतः ही उनके मन में अंकित हो जाते थे, क्योंकि वे पहले से उनके बारे में अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब आगे कहते हैं कि बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से उनके बारे में अध्ययन किया, जानकारियाँ प्राप्त की, तो इसीलिए जब सारनाथ वो गए तो सारनाथ में जो बुद्ध का चित्र है और जो बुद्ध से संबंधित चित्र है वे उनको जीवंत प्रतीत होने लगे और उनको लगा कि जैसे कि बुद्ध को उपदेश देते हुए वे खुद सुन रहे हैं। ठीक है, तो अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे उनके अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट के महान था। अब अशोक का जो लाट था, अशोक का जो शिलालेख है अशोक के, तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारियाँ पहले से हासिल की थी। हासिल करना यानी प्राप्त करना, तो उसके माध्यम से उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी हुई, मतलब कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उनको के बारे में पता चला कि जो खुद एक सम्राट होकर भी अन्य राजाओं और सम्राट से महान था। मतलब सम्राट तो था ही, परंतु अपने कार्यों से वह अन्य राजाओं और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था और इसी सिलसिले में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में जो मतलब अकबर के द्वारा जो वाद विवाद और विद्वानों से संवाद किया जा रहा था उसको भी मन की आंखों से देखा और उसके जिज्ञासु स्वभाव के बारे में जाना कि जो मतलब शाश्वत रूप से जो मनुष्य की समस्याएं चली आ रही हैं उनके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। लेखक क्या बता रहे हैं कि इस तरह से जो अध्ययन उन्होंने किया, उस अध्ययन के माध्यम से जो भारत का इतिहास है वह एक झांकी के रूप में अपने उतार चढ़ाव के साथ, उतार चढ़ाव मतलब कि कहीं उन्नति हुई और कहीं अवनति हुई, तो अपने उतार चढ़ाव के साथ, अपने विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे उनके मन
के सामने उनके सामने खुलती चली जा रही थी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वे स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हुई। और जो 5000 साल पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उसमें उनको कुछ विलक्षणता प्रतीत हुई। विलक्षणता माने अनोखापन, माने 5000 साल से जो चली आ रही संस्कृति थी, उस सांस्कृतिक परंपरा में उन्होंने देखा कि उसमें एक निरंतरता है। मतलब वो परंपरा लगातार चली आ रही है, कहीं उसकी श्रृंखला जो है उसकी कड़ियाँ टूटी नहीं है। और साथ साथ उसमें एक विलक्षणता है, उसमें एक विलक्षणता माने एक अनोखापन है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। और जो हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, ये दूर दूर तक हमारा मतलब जनता में फैली हुई थी और इसने जनता पर अपना गहरा प्रभाव भी डाला था। अब अगला शीर्षक है इसमें भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। कह रहे हैं कि भारत में जो शक्तियाँ उदित हुई और उनका स्रोत कहाँ से है, कहाँ से उनका उदय हुआ और कब उनका पतन हुआ, उनके नाश का क्या कारण है, इसकी जो खोज है वह बहुत उसकी खोज जो है लंबी है। मतलब काफ़ी समय से चली आ रही है और साथ साथ बड़ी ये इसकी गुत्थी जो है बड़ी उलझी हुई है। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। अब ये बता रहे हैं कि जो इसका पतन है, उस पतन का कारण जो है पूरी तरह से स्पष्ट है। कारण क्या था कि भारत जो है वह तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया था। भारत के अंदर तकनीकी विकास नहीं हो पाया और यूरोप जो हर बात में पिछड़ा हुआ था, वो तकनीकी विकास के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण वह जो है सबसे आगे निकल गया। भारत की अवनति का कारण यही था कि तकनीकी जो ज्ञान है उसमें ये पिछड़ा हुआ था। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। अब ये बता रहे हैं कि तकनीकी जो विकास है उसके पीछे क्या था, एक विज्ञान की चेतना थी। मतलब विज्ञान के माध्यम से ही तकनीक का ज्ञान होगा और उसके साथ साथ हौसलामंद जीवनी शक्ति, मतलब कि जिसके अंदर एक हौसला हो कि हमें ये कार्य करना है। हौसले का अर्थ क्या होता है, एक अंदर से उत्साह है ना, ऊर्जा कि हमें ये करना है, हम ये कर लेंगे, ये जो विश्वास है वही हौसला है। तो हौसलामंद जीवनी शक्ति, लोगों के अंदर एक जीवनी शक्ति और लोगों की मानसिकता थी कि हम ये काम करके ही रहेंगे। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए उनका विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। अब ये करें कि जो यूरोप में तकनीकी विकास हुआ, उस विकास के कारण उनके जो देश हैं उन देशों में सैनिक बल जो है वो प्रबल हो गया, वो शक्तिशाली हो गया और उसी के विस्तार के माध्यम से उनका जो है पूरब पर अधिकार करना उनका आसान हो गया। मतलब कि उनके पास सैन्य बल हो गया और सैन्य बल के कारण वो पूरब पर आसानी से अधिकार कर सके। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। कह रहे हैं कि ये जो मतलब ये जो शक्ति यूरोप के द्वारा शक्ति संचय कर शक्ति का विस्तार करने की कहानी है, ये वह भारत पर ही उन्होंने अपने शक्ति को नहीं मतलब आजमाया, बल्कि ये पूरे एशिया में वे शक्तिशाली हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है।
वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जो गुत्थी है, ये बड़ी गुत्थी मतलब कि ऐसी चीज़ जो उलझी हुई हो, है ना, तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पुराने समय में जो भारत में मानसिक सजगता थी, पुराने समय में भारत में जो मानसिक सजगता थी, यानी मानसिक रूप से भारत के लोग जो सजग थे और तकनीकी कौशल में भी वे कम नहीं थे, वे आगे ही थे। किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास हुआ। लेकिन बाद की सदियों में क्या हो गया, धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ गई। जीवन की लालसा, लालसा माने जीने की इच्छा, और उद्यम यानी कि परिश्रम की जो प्रवृत्ति है उसमें जो है उत्तरोत्तर गिरावट आने लगी। मतलब लोग जो है परिश्रम और जीवनी शक्ति से में लोगों के कमी हो गई। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले ली, और लोगों के अंदर जो रचनात्मकता थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्षीण होने लगी। क्षीण होना मतलब कम होना, ठीक है। अब उनके अंदर जो है जीवनी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, और वे धीरे धीरे उनके अंदर का जो विकास का कार्य है वह कम होने लगा। रचनात्मकता कम हो गई, और वे जो है अनुकरण की प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि भारत में अनुकरण की प्रवृत्ति जगने लगी, और जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। कामयाबी यानी कि सफलता के साथ जो विद्रोही विचार पद्धति थी, उस विचार ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया, चेष्टा की। वहाँ शब्दाडंबर, शब्दों का जो दिखावा था, उससे लैस भाष्यकार मतलब जो बोलते हैं भाषा, जिनके पास भाषा का ज्ञान है, भाष्यकार उनकी जगह लेता दिखाई दे रहा था। मतलब बोलना ज़्यादा हो गया था और कार्य कम करने लगे थे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। मतलब कि जो कला और मूर्ति का निर्माण था, हाँ, जो कला का जो था भव्य, मतलब अद्भुत, जो अलौकिक जो कला है, सुंदर जो कला है, और मूर्तियों का जो निर्माण है उसका स्थान किसने ले लिया? अद्भुत पच्चीकारी अथवा सावधानी से की गई नक्काशी ने उसका स्थान ले लिया। प्रभावी किंतु सरल जीवन और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। और धीरे धीरे क्या हो गया कि जो प्रभावी भाषा शैली थी उसकी जगह अलंकृत और जटिल भाषा साहित्य शैली ने उसका स्थान ले लिया। मतलब भाषा भी कठिन हो गई। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हो सका था, क्षीण होती चली गई थी। अब ये बता रहे हैं कि जो साहसिक कार्य यहाँ के लोग करते थे, भारत के लोग करते थे, और साहसिक कार्य करने की जो उनके अंदर लालसा थी, इच्छा थी, वह धीरे धीरे क्षीण होती गई, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। अब जिसके कारण भारत की जो संस्कृति है उसका दूर देशों में प्रसार हो गया था, वह धीरे धीरे कम होती गई। ये कह रहे हैं कि अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया। भारत में जो विवेकपूर्ण चेतना थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, और इससे क्या हो गया कि भारत का जो अतीत है वह धीरे धीरे अपने गिरावट पर आ गया, एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत का
जो भारत की संस्कृति है वह धीरे धीरे ह्रास की ओर, ह्रास मतलब गिरावट, अवनति की ओर आगे बढ़ने लगी। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे देश हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। और ये भारत का इतिहास रहा कि भारत धीरे धीरे क्या हो गया, अवनति के गर्त में जाने लगा और इसके स्थान पर जो दूसरे देश हैं वे उन्नति करते रहे। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास हुआ। भारत में जो मानसिक जड़ता धीरे धीरे बढ़ती गई और शारीरिक रूप से जो थकावट मतलब जीवनी शक्ति का समापन होने लगा, तो जिससे भारत का धीरे धीरे भारत की संस्कृति में, भारत में गिरावट आने लगी और उसके स्थान पर दूसरे देश आगे बढ़ने लगे। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।